नादिया चौधरी मुदस्सिर से मुश्किल अपनी इज्जत बचाकर हवाई से निकली और अपने घर की जानिब भागती जा रही थी। जब मुनीब ने इसे देख लिया, वो यूनिवर्सिटी से थोड़ा जल्दी आ गया था क्योंकि आज इसकी क्लासें कम थी। इसे किसी गड़बड़ का एहसास हो गया था। वो तेज-तेज कदम उठाता हुआ घर आया और सीधा बैग रखकर नादिया के कमरे में चला गया। वो नीचे फर्श पर बैठी जो में रो रही थी। लाडली बहन को इस हालत में देखकर मुनीब का दिल रोने लग पड़ा। क्या हुआ मेरी बहन को? वो पंजों के बल बैठा हुआ पूछ रहा था। भाई को करीब देखकर नादिया और जज्बाती हो गई और उसके सीने पर सर से रख कर रोने लग पड़ी। बताओ तो सही, किसने तुम्हारा दिल दुखाया? मैं इसका वो ये करूँगा कि वो आइंदा तुम्हें नजर उठा के देखने के काबिल नहीं रहेगा। मुनीब नादिया के बाल से सटाते हुए पूछ रहा था। भाई, मैं हवेली में काम करने गई तो चौधरी मुदस्सिर ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझसे बदतमीजी की। इससे आगे ना तो नादिया बता पाई और ना ही मुनीब में सुनने की हिम्मत थी। वो कमीना क्या समझता है, चौधरी का बेटा है तो जो दिल चाहे करता, फिर इसे कोई पूछेगा नहीं। तुम उठकर ऊपर बैठो और मैं इसको देखता हूँ। मुनीब ने नादिया को सहारा देकर फर्श से ऊपर उठाया और पास पड़ी कुर्सी पर बैठा दिया। नहीं भाई, आप कहीं नहीं जाएंगे, वो बड़े लोग हैं, आपको कोई नुकसान पहुँचा सकते हैं। नादिया अपना दुख भूलकर अचानक से मुनीब के लिए परेशान हो गई थी। वो अपनी और चौधरी की हैसियत में फ़र्क जानती थी। इसे भाई अपनी जान से भी ज़्यादा प्यारा था। वो नहीं चाहती थी कि मुनीब जाकर इनके साथ उलझता फिरे, लेकिन मुनीब की आंखों में तो बहन का इंतकाम लेने की चिंगारियाँ सी फूट रही थी। वो झटके से मुड़ा और गुस्से से पैर पटकता हुआ बाहर निकल गया। नादिया इसे रोकती ही रह गई, लेकिन मुनीब अब बाज आने वाला नहीं था। इसका रुख हवेली की जानिब था। जल्दी वो हवेली के गेट पर था। नादिया के भाग जाने के बाद चौधरी मुदस्सिर गुस्से और दर्द से तलमला रहा था। नादिया की टांग इसे कुछ ज़्यादा ही जोर से लगी थी, वरना वो उसे यूं भागने ना देता। वो कमरे से बाहर निकला और वापस सहन में पड़ी अपनी कुर्सी पर आ बैठा। कब तक बचेगी तू मेरे हाथों? आना तो तू इसी हवेली में है दोबारा। मुदस्सिर नादिया के बारे में सोच कर बड़बड़ाता हुआ बोला। इसी वक्त हवेली के मर्दाने हिस्से में कालू की आवाज़ गूंजी। और छोटे चौधरी आ जाओ यहाँ, मैं आ गया हूँ मंडी से वापस। चौधरी मुदस्सिर उठा और मूँछों को मरोड़ता हुआ हवेली के मैदानी हिस्से में चला गया, जहाँ इसका दोस्त रासत और गंदे धंधों का साथी कालू बैठा हुआ था। कालू छोटे कद का वहशतनाक होली वाला आदमी था, जिसका जिस्म इंतहाई मजबूत और पर्चीला था। वो बेचारी तो हवेली का पुराना मुलाजिम था, लेकिन चौधरी मुदस्सिर को हल्की उम्र से ही लड़कियों के जिस्म का आदी बनाने के लिए इसका ही हाथ था। हर गैर कानूनी काम करना इसका पसंदीदा मशगला था। चौधरी मुदस्सिर अक्सर इसको उस्ताद कालू कहता था, इसलिए वो चौधरी से खासा बेतकल्लुफ़ था। वो मंडी से लौटा था, चौधरी को मंडी के रेट बता रहा था, जब अचानक मुनीब सामने से नमूदार हुआ। वैसे तो मुनीब चौधरी मुदस्सिर के बागात का मुंशी था और अक्सर हवेली में आता जाता रहता था, लेकिन आज इसकी चाल डाल ही अलग थी। मुदस्सिर समझ गया कि नादिया ने इसे सब बता दिया है, इसीलिए वो गुस्से में चिंगारता हुआ इसकी जानिब बढ़ रहा था, लेकिन वो आते ही चौधरी मुदस्सिर पर थप्पड़ की बारिश कर देगा, ना मुदस्सिर ने सोचा था और ना ही कालू उस्ताद को मालूम था। पटाख पटाख की आवाज़ से मर्दान खाना गूंज उठा था। फौरन कालू उठा और मुदस्सिर को चिमट गया। बदबख्त, तेरी इतनी हिम्मत कि तू चौधरी मुदस्सिर पर हाथ उठाएगा? कालू दहाड़ता हुआ बोला और साथ ही उसने मुनीब के गले को अपने हाथों में जकड़ लिया। मुनीब नौजवान जोशीला जरूर था, लेकिन 40 साल के तजुर्बाकार उस्ताद कालू ने इसको लम्हों में ज़ेर कर लिया था। शोर सुनकर पीछे सोए 2-3 मुलाजिम भी उठ खड़े कर आ गए और चौधरी के हुक्म पर मुनीब को काबू करके बांध दिया। फिर इसे मुलाजिम वाले कमरे में बंद कर दिया। ये सब 10 मिनट से पहले हो गया था। नादिया घर में बेचैन थी। वो जानती थी कि ये सब अच्छा नहीं हो। मुनीब को इस वाक़े से बेखबर रहना चाहिए था। पता नहीं वो अचानक वहाँ कैसे पहुँच गया था और अब आगे क्या होगा सोच कर ही नादिया का दिल बैठा जा रहा था। वक्त गुजरता जा रहा था और फिर शाम होने लगी। मुनीब को निकले 3 घंटे हो चुके थे, लेकिन वापस नहीं आया था। और फिर शाम के अंधेरे ने रात की चादर तान ली। बस बहुत हो गया, मुझे अब खुद हवेली जाना होगा। मेरा भाई मुसीबत में है और मैं मज़ीद इंतज़ार नहीं कर सकती। नादिया ने दुपट्टे से अपना खूबसूरत जिस्म ढांपा और खुद बाहर से बंद करके हवेली की जानिब बढ़ी। गाँव का बाजार तकरीबन सुनसान पड़ा हुआ था। बस रास्ते में चंद एक लोग थे जिन्होंने नादिया पर कुछ खास वजह न दी। वो हवेली के मेन गेट पर थी। जैसे अंदर दाखिल होने लगी, बाहर खड़े मुलाजिम ने इसे रोक लिया। साइड पर हटो। मैं नादिया। वो समझी शायद मुलाजिम ने इसे पहचाना नहीं है, इसलिए अपना नाम बताया। तो वो बोला, मुझे मालूम है, लेकिन छोटे चौधरी ने अब हवेली में दाखिला बंद कर दिया है। नादिया मज़ीद परेशान हो गई और मुलाजिम से बोली कि खुदा के लिए एक बार अंदर जाओ और छोटे चौधरी से कहो मैं उनसे मिलना चाहती हूँ, बहुत ज़रूरी काम है मुझे। मुलाजिम जो एक अरसे से जानता था सोच कर बोला कि ठीक है, आप इधर रुको, मैं पैगाम देता हूँ, फिर जो इनका हुक्म होगा आपको बता दूँगा। मुलाजिम अंदर चला गया और नादिया बेचैन से इसका इंतज़ार करने लगी। 5 मिनट बाद वही वापस आया और बोला, चौधरी साहब कहते हैं कि मर्दान खाने आ जाओ, वो वहीं पर बैठे हैं। नादिया एक अरसे से हवेली में आती जाती थी। जब वो छोटी थी तो अपनी माँ के साथ अक्सर आती जाती थी। इसे 3 एकड़ पर फैली हुई हवेली की हर जगह का पता था, क्योंकि वो काम वाली खाला और दूसरी मुलाजिम औरतों से सफाई भी करवाती थी। मेन गेट से अंदर दाखिल होकर दाएं हाथ जनाना हिस्सा था, जहाँ सिर्फ ख़वातीन जा सकती थीं। थोड़ा आगे मैदाना हिस्सा, उसकी पीछे की तरफ मुलाजिमों वाले क्वार्टर थे।
जल्द ही वो एक कमरे में जल्द ही वो एक कम मैं चौधरी नसरी के सामने खड़ी थी। कमरे में तीसरा बंदा कल उस्ताद ही था। नादिया झुकी नज़रों और लरजते होंठों से बोली, मेरा मुनीब दोपहर को बहुत कुछ घर से निकला था और आपकी हवेली में आया था, लेकिन फिर घर वापस नहीं आया। मैं जानती हूँ उसने आपसे बदतमीज़ी की होगी क्योंकि वो मेरे बारे में बहुत जज्बाती है। मैं ये भी जानती हूँ कि मुनीब आपके कब्ज़े में है। बस मैं आपकी मिन्नत करती हूँ कि मेरे भाई की गुस्ताखी को माफ़ कर दें और उसे छोड़ दें। मैं इससे लेने आई हूँ। मुनीब के अलावा मेरी ज़िंदगी में कोई भी नहीं है। नादिया इतना कहकर खामोश हो गई। चौधरी मुदस्सिर उठा और नादिया के पीछे आकर खड़ा हो गया। इतना पास कि इसकी सांसें नादिया के गर्दन पर महसूस होने लगी। फिर इसने अपना हाथ छुड़ाया और नादिया की जिस्म को अपने बाजू में लेकर अपनी तरफ खींचा तो वो मुदस्सिर के साथ आ लगी, लेकिन फिर भी इसने कोई एहतजाज न किया। इसे अपना भाई वापस चाहिए था। सही सलामत। मुदस्सिर बोला कि मुनीब तो यहाँ पर आया ही नहीं है, तुमको गलतफहमी हुई है। नादिया जानती थी कि मुदस्सिर से झूठ बोल रहा है। मुदस्सिर के बाजू का गहरा तोड़कर बाहर निकली और मुड़कर इसे देखते हुए बोली, वो आपके पास है, मैं जानती हूँ। मुदस्सिर ने नादिया का चेहरा अपने हाथों में दबाया और थोड़ा सा झंझोड़ कर बोला, तो क्या मैं तुमसे झूठ बोल रहा हूँ? मैंने ये कब कहा कि आप मुझसे झूठ बोल रहे हैं? देखो मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, मेरे भाई को वापस जाने दें। नादिया की बात सुनकर मुदस्सिर ने कालू साहब की तरफ देखा और बोला, इस कालू से समझाओ कि मुनीब हमारे पास नहीं है। अगर तुम चाहती हो कि हम उसे ढूंढ कर घर पहुँचाने में तुम्हारी मदद करें तो वो काम हम कर सकते हैं, लेकिन तुमको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। कौन सी कीमत? छोटे चौधरी। नादिया इसका राज समझ चुकी थी, फिर भी वो पूछने से खुद को रोक ना पाई। तुम जैसे बोला, दोपहर को जहाँ तुम लात मार कर गई थी ना, इस जगह को तुम्हारी बहुत प्यास है। अगर वो प्यास बुझा दो तो 2 घंटे में हम मुनीब को ढूंढ कर घर पहुँचा देंगे। तो गाइज़ इसके नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए हमारे चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारा हर पार्ट सबसे पहले आपके पास आता रहे।